Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Audio, video, all clear? Very good. Okay, so a very warm welcome to you all on this series of or the session of JEE, right? आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फॉर डेवलपिंग JEE एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत मैं आपको आज का एजेंडा क्लैरिफाई करके करूं। हैप्पी दशहरा जैनेंद्र, सेम टू यू। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज किन किन पॉइंट्स पे हमारा डिस्कशन होने वाला है। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में मैं टच करूंगा। सो द लेक्चर विल बिगिन बाय डिस्कसिंग प्री रिक्विजिट ऑफ द कोर्स, यानी क्या क्या है जो आपको JEE में, JEE पढ़ने से पहले JSE में आना चाहिए। आई थिंक ये सभी लोग जानते होंगे JEE JSE के बाद पढ़ने वाली जावा की ब्रांच है। बट एक बहुत कॉमन मिथ लोगों के दिमाग में होता है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें जावा SE यानी कोर जावा पूरी आनी चाहिए JEE के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अभी पता चलेगा JSE का कितना पोर्शन JEE को पढ़ने के लिए जरूरी है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जावा EE, जिसको अनऑफिशियली दुनिया बुलाती है एडवांस जावा। उसको अगर आपको किसी को डिफाइन करना हो, किसी को समझाना हो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हाट एक्चुअली इज JEE। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर वेब एप्लीकेशंस। एक बहुत कॉमन मिथ दूर करेंगे, वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स क्या एक ही चीज है, क्या इनमें कोई फर्क नहीं होता, और अगर होता है तो वो कौन सा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा व्हाट इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जो हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स का टाइटल भी है। बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस पूरे वर्ड को सुनकर। कई लोग तो इसको डेटा स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर लेते हैं, वहां भी स्टैक पढ़ते हैं। तो एक्चुअली ये डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, ये वोकैबुलरी है, टर्मिनोलॉजी है, जो आप अपनी एक्सपर्टीज बताने के लिए अपने रेज्यूमे के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यू आर नॉट ओनली गोइंग टू लर्न JEE, बट दिस कोर्स इज एक्चुअली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद द बेसिस या विद द हेल्प ऑफ JEE। फाइनली मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कोर्स की आउटलाइन, क्या क्या कंटेंट्स इस कोर्स के अंदर कवर होंगे, कैसे कैसे बैच का शेड्यूल रहेगा, क्लासेस कब कब लगेंगी, और सारा का सारा नॉन टेक्निकल स्टफ इसमें अपन डिस्कस करेंगे। सो शैल आई स्टार्ट द सेशन? एजेंडा क्लियर, राइट? चलिए सबसे पहले बात करते हैं JEE के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, या बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एडवांस जावा पढ़ने के लिए क्या क्या कोर जावा में अपन को आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, JEE पढ़ने के लिए कोर जावा या JSE में आपको सिर्फ 4 चीजों की जरूरत है। देयर आर ओनली 4 थिंग्स जिन पे आपकी फेमिलियरिटी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने फेमिलियराइज वर्ड लिखा है, फेमिलियर वर्ड लिखा है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपकी एक्सपर्टीज होगी इन चीजों में। बस आपने इनको यूज करा हो, जब मैं इनको पढ़ाऊं, इन्हें यूज करूं, तो आप रिलेट कर पाए कि मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहली चीज जो आपको JEE में जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियस सी बातें पढ़नी है, दैट इज बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब मैं बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह रहा हूं, तो मेरा मतलब है आपको आना चाहिए हाउ डू वी क्रिएट अ क्लास, आपको आना चाहिए हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ऑब्वियस सी बात है, ये सभी को आता होगा अगर आपने कोर जावा के बेसिक्स भी पढ़े हैं तो भी, क्योंकि वी ऑल नो विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास आप जावा में एक लाइन का कोड नहीं लिखते। इज इट ट्रू? मानते हैं? अगर आप कोई भी फ्रूटफुल एप्लीकेशन बनाएंगे, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके एप्लीकेशन के अंदर क्लासेस यूज हो। तो पहली चीज हम पढ़ेंगे, हम यूज जो करेंगे वो बेसिक्स ऑफ हूप्स होंगे। तो मैं मानकर चल रहा हूं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट की नॉलेज JSE के अंदर है। नेक्स्ट याद रखिएगा, JEE बहुत ज्यादा यूज 2 टॉपिक्स का करती है। वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस एंड अदर वन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस में भी आई होप आपको याद होगा, जावा में इनहेरिटेंस आप 2 तरह से करते हैं। एक करते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ एक्सटेंड्स, दूसरा करते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ इंप्लीमेंट्स। याद है? जल्दी जल्दी बोलिए, याद है? गुड। एक्सटेंड से क्या एक्सटेंड होता है? एक्सटेंड कीवर्ड से किसकी इनहेरिटेंस होती है? एक्सटेंड कीवर्ड से आप क्लास की इनहेरिटेंस करते हैं। हालांकि एक इंटरफेस भी इंटरफेस को इनहेरिट करता है, तो एक्सटेंड्स ही यूज करता है। और इंप्लीमेंट्स आपको याद होगा,
अगर एक क्लास एक इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो यूज करती है इंप्लीमेंट्स। फाइन। अब जेडबलई में याद रखिएगा बहुत ज्यादा यूज इंटरफेसेस का है, यानी जेडबलई में आप देखेंगे 75% चीजें इंटरफेस के थ्रू दी गई हैं। तो अगर वहां इंटरफेस अवेलेबल है तो इसका मतलब कुछ क्लासेस होंगी जो इन इंटरफेसेस को इनहेरिट करेंगी। यस और नो, याद होगा। कुछ क्लासेस इन मेथड्स को ओवरराइड करेंगी, क्योंकि आपको यह भी ध्यान होगा इंटरफेस के मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इंटरफेस के मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। और इसके बाद जो आखिरी कॉन्सेप्ट जेएसई का लगेगा वो लगेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी क्या लगेगा? तीन चीजें बहुत ज्यादा लगेंगी। नंबर 1 ट्राई, पढ़ा है? जल्दी बोलिए। पढ़ा है? वेरी गुड। ट्राई वो ब्लॉक है जिसमें आप वो कोड डालते हैं जो रन टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देन कैच, और अगर आपको याद हो तो एक्सेप्शन को पास ऑन करने के लिए आप यूज करते हैं थ्रोज। थ्रोज कह रहा हूं, थ्रो नहीं कह रहा हूं, राइट। थ्रोज, थ्रो नहीं लिखा है मैंने थ्रोज लिखा है, ध्यान दीजिए। थ्रोज, राइट, जिससे चेक्ड एक्सेप्शन का कनेक्शन होता है। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब ये भी जानना जरूरी है आपके लिए क्या क्या बिल्कुल नहीं लगेगा। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने कोर जावा में अगर पढ़े भी हैं तो वो जेएसई के अंदर यूज नहीं होने वाले हैं। नंबर 1 जो बिल्कुल यूज नहीं होगा दैट इज जीयूआई। सबको पता होगा कोर जावा में जीयूआई आप स्विंग से करते हैं, आप एडब्ल्यूटी से करते हैं, लेकिन जेडब्ल्यू में जीयूआई एचटीएमएल के थ्रू डिजाइन करा जाएगा। एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, और ये तीनों ही इस कोर्स का पार्ट हैं। यानी ना सिर्फ आप इस कोर्स में जावा डबल ही पढ़ेंगे बल्कि साथ में फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज भी पढ़ेंगे। और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में हम सारा कवर करेंगे, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप, एवरीथिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। फाइन। सो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको वाइल लर्निंग दिस पर्टिकुलर जेडबलई पार्ट। एसक्यूएल मैं उतनी कवर अप आपकी कराऊंगा जितनी जेडबलई के अंदर जरूरत है। पूरी एसक्यूएल की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या यूज होगा। हाँ, जावास्क्रिप्ट पूरी कवर होगी, थोड़ी पेशेंस रखिए, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या कवर होगा, ठीक है। ठीक, तो जावा जीयूआई बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जावा में जैसे आप बटन बनाते हैं, जैसे आप स्विंग यूज करते हैं, जैसे आप एचटीएमएल यूज करते हैं, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं। जैसे आप नॉर्मल बटन यूज करते हैं ऐसा कुछ भी यूज नहीं होगा। या एचटीएमएल को पूरा डेप्थ में हम कवर करेंगे, सीएसएस पूरी होगी, जावास्क्रिप्ट पूरी होगी। आ रही है बात समझ? आर यू गेटिंग दिस? तो हमें स्विंग, एडब्ल्यूटी किसी की भी जरूरत नहीं है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, देन मल्टी थ्रेडिंग की आपको कोई जरूरत नहीं है जेडबलई एप्लीकेशंस डेवलप करते वक्त। नो नीड टू मेक यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ थ्रेड्स, जो होगा वो इंटरनली होगा, आपको कोई थ्रेड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड, कोई फाइल हैंडलिंग जैसी चीज यहां नहीं लगेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेडीबीसी बहुत ज्यादा लगेगा, इतना कि जेडीबीसी पूरा पूरा राइट फ्रॉम द बेसिक लेवल इस कोर में मैं कवर अप करूंगा। इनफैक्ट जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो आपका फर्स्ट लेक्चर होगा आपके इस कोर्स का, आज तो हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर है, तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा कंटेंट वाला, प्रैक्टिकल पार्ट वाला, वहां हम जेडीबीसी स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्चुअल में आपका कोर्स स्टार्ट जेडीबीसी के साथ ही होगा। तो जेडीबीसी अगर करा हो बहुत बढ़िया, नहीं करा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कोर्स में जेडीबीसी फुल डेप्थ में कवर होगा। बाकी ना आपको जीयूआई की जरूरत है, स्विंग एडब्ल्यूटी, ना फाइल हैंडलिंग की जरूरत है, ना मल्टी थ्रेडिंग की जरूरत है, इवेंट हैंडलिंग की भी जरूरत नहीं है। जब जीयूआई की जरूरत नहीं है तो इवेंट हैंडलिंग की जरूरत क्यों होगी? और यहाँ इवेंट हैंडलिंग हम किसके थ्रू करेंगे? यहाँ इवेंट हैंडलिंग हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो आप यहाँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, कलेक्शंस की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल कलेक्शंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। कलेक्शंस की नॉलेज में इनिशियली एरेलिस्ट की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, एडवांस लेवल पे जाएंगे तब जरूरत पड़ेगी आपको हैडसेट वगैरह की, बट बेसिक लेवल पे कम से कम आपको एरेलिस्ट तो आनी चाहिए। आई होप इतना तो आता होगा, जल्दी बोलिए, राइट। ठीक है, तो ये आपके प्री रेक्विजिट्स हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं जेडबलई की ऑफिशियल डेफिनेशन की। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको जेडबलई की ऑफिशियल डेफिनेशन दूं, अपन को डिस्कस करना है जावा के कितने प्लेटफॉर्म्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। यस आशुतोष, कोर्स जब एंड होगा आपका तो उसमें आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, लास्ट में आप एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन डेवलप भी करेंगे। अब आप लास्ट में मेरे से क्वेश्चंस पूछिएगा, लेट मी कंप्लीट द कंटेंट फर्स्ट, लास्ट में क्वेश्चन आंसर का पार्ट आएगा,
आप लोग तब अपने डाउट्स क्वालिफाई करना। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। क्या कंटेंट होगा, क्या कवर अप करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या प्राइस होगी, सब एंड में आएगा। अभी आप फोकस करिए, जो आप ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स वो क्या है, और उसको सीखने के बाद किस तरीके की एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं। तो आई थिंक एवरी वन ऑफ अस नोज दैट जावा मार्केट में प्राइमरीली 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन करती है। एक जिसे लोग अनऑफिशियली बुलाते हैं कोर जावा, जिसका ऑफिशियल नाम क्या है? जिसका ऑफिशियल नाम है जावा स्टैंडर्ड एडिशन। सेकेंड जिसे दुनिया अनऑफिशियली बुलाती है एडवांस जावा, जिसका ऑफिशियल नाम है जावा एंटरप्राइज एडिशन। एंड थर्ड जिसे लोग मोबाइल जावा बोलते हैं, लेकिन उसका ऑफिशियल नाम होता है जावा माइक्रो एडिशन। हालांकि अगर आप आज के एरा की बात करें तो आज मार्केट में आपको जावा टेलीविजन में भी मिलती है, आज मार्केट में आपको जावा कार्ड भी मिलते हैं, मार्केट में आपको कई तरह के जावा के प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। बट अभी भी जो मेजर प्लेटफॉर्म जावा के मार्केट में अवेलेबल हैं वो 3 ही अवेलेबल हैं। नंबर 1 जावा एसई, नंबर 2 जावा डबल ई, एंड नंबर 3 जावा एमई। राइट, अब इन सब के बारे में आपको एक एक लाइन में मैं समझा देता हूं। जावा एसई आप सबको पता होगा, ये उन एप्लीकेशंस को डेवलप करने का प्लेटफॉर्म है जो आप एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर रन करते हैं। सिंगल कंप्यूटर का मतलब समझते हैं? सिंगल कंप्यूटर का मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स। तो अगर आपको कोई जावा एप्लीकेशन ऐसी डेवलप करनी है जो एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर आपको रन करवानी है, तो आप यूज करते हैं उसके लिए जावा एसई। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जावा एसई डायग्राम के नीचे आपको दिखेगा, इट्स मेनली यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जावा डबल यूज करते हैं तो जावा डबल का डोमेन बिल्कुल डिफरेंट है। जावा डबल को आप यूज करते हैं टू डेवलप समथिंग विच इज कॉल्ड एज वेब एप्लीकेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दैट। और जावा एमई को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है। लोग नॉर्मली सोचते हैं इससे हम मोबाइल फोन की प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं बता दूं सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, किसी भी छोटे स्मॉल डिवाइस की प्रोग्रामिंग आप जावा एमई के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सर स्मॉल डिवाइस माने टैबलेट्स, स्मॉल डिवाइस माने किसी तरह का पेजर, किसी तरह का डिजिटल बुक, आप इन सब की कोडिंग अगर करते हैं तो वो आप कर सकते हैं यूजिंग जावा एमई। नहीं, लैपटॉप स्मॉल डिवाइस नहीं होता है आयुष, लैपटॉप इज अ बिग कंप्यूटर। लैपटॉप की कोडिंग जेएमई में नहीं होती है। अगर लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो वो एक डेस्कटॉप की तरह होता है, और आप उसकी कोडिंग जावा एसई के अंदर ही करते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आप टेक्निकली देखें तो मार्केट के अंदर जावा एमई अभी इतना पॉपुलर रहा नहीं। जावा एमई की जगह अब कौन आ गया है? अब आपको एंड्रॉइड एप्स मिलती हैं। बहुत टाइम से जावा एमई को एंड्रॉइड ने रिप्लेस कर दिया है। आज अगर मुझे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना है तो मैं जावा एमई की तरफ नहीं जाऊंगा, तो मैं सीखूंगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। लेकिन आपको पता होगा एंड्रॉइड भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसका रास्ता भी जावा के थ्रू होकर निकलता है। आप जावा एसई करके उसके बाद जा सकते हैं टुवर्ड्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन जावा में जितना सपोर्ट एंड्रॉइड का अवेलेबल है उतना किसी और लैंग्वेज में सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आ रही है बात समझ? बढ़े आगे। ऐसे तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट में भी आप बना सकते हैं, फ्लटर से भी आप बना सकते हैं, कॉटलिन से भी आप बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, जिसका सबसे ज्यादा सपोर्ट आज एंड्रॉइड में आपको मिलता है, दैट इज बेसिकली जावा एसई के थ्रू अगर आप एंड्रॉइड करते हैं तो। खैर एनीवेज, हमें तो एंड्रॉइड की तरफ अभी जाना नहीं है, हमारा तो मेन फोकस है जेडबलई। तो अब हम ऑफिशियली डिस्कस करते हैं जेडबलई अपने आप में क्या है। जहां तक फुल फॉर्म की बात है, जेडबलई स्टैंड्स फॉर जावा एंटरप्राइज एडिशन। अगर आपसे कोई पूछेगा इससे हम करते क्या हैं, इसको सीखने के बाद हम क्या डेवलप कर पाएंगे, तो जवाब है आप इसे सीखने के बाद डेवलप कर पाएंगे जावा बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू सिक्योर एज वेल एज स्केलेबल एप्लीकेशन। एवरीवन प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दीज टू वर्ड्स। आप डेवलप कर पाएंगे जावा प्लेटफॉर्म को यूज करके सिक्योर एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस। अब यहां पर आ रहे हैं 3 टर्म। नंबर 1 इज सिक्योर, नंबर 2 इज स्केलेबल, नंबर 3 इज वेब एप्लीकेशन। सबसे पहले मुझे बताइए सिक्योर मतलब। हाँ बता रहा हूँ आ रहा हूँ, तीनों पे आ रहा हूँ। सबसे पहले बताइए सिक्योर मतलब। सिक्योर मतलब सेफ, प्रोटेक्टेड, जिसपे आपका कस्टमर ट्रस्ट कर सकता है। अगर कस्टमर अपना डेटा आपकी एप्लीकेशन में डाल रहा है तो वो ये विश्वास रख सकता है कि वो डेटा लीक नहीं होगा,
वो डेटा किसी तरह से चुराया नहीं जा सकेगा, किसी तरह से उस डेटा को हैम्पर नहीं करा जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिक्योर। जैसे अगर आप एप्लीकेशन के अंदर अपने अकाउंट की डिटेल्स डालते हैं, अपने बैंक की डिटेल्स डालते हैं, तो अगर वो एप्लीकेशन जावा में है तो यू कैन बी एश्योर्ड कि आपकी वो डिटेल्स सिक्योर्ड है, किसी भी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इज दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन के नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन के नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, आपकी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम नहीं बढ़ना चाहिए। आपकी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं फेसबुक एक स्केलेबल एप्लीकेशन है? जल्दी बोलिए, है? यानी अगर फेसबुक को 10 करोड़ लोग भी एक साथ एक्सेस करते हैं, अगर फेसबुक को 10 करोड़ लोग भी एक साथ एक्सेस करते हैं तो फेसबुक हैंग नहीं होगी। मानते हैं आप? फेसबुक हैंग नहीं होगी। उन पूरे 10 करोड़ लोगों को उतना ही रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा जितना पहले बंदे को मिला था। जितना समय एक इंसान के लिए फेसबुक का पेज ओपन होने में लगेगा, उतना ही एवरेज समय सभी के लिए लगेगा। वेरी गुड। तो अगर कोई एप्लीकेशन इतनी स्मार्ट है कि अपना यूजर बढ़ने के साथ साथ वो अपने रिस्पॉन्स टाइम को नहीं बढ़ने देती है, तो अपन मानते हैं दैट एप्लीकेशन हैज बिकम स्केलेबल। जबकि आपने दुनिया में कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, सर्वर पे लोड बढ़ता है तो साइट डाउन हो जाती है। हैव यू हर्ड दिस? सर्वर पे लोड बढ़ता है तो साइट डाउन हो जाती है। ये तब होता है जब साइट स्केलेबल नहीं होती है, जब साइट पैरेलल रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाती है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन स्केलेबल है तो चाहे कितना भी लोड सर्वर पे आए, आपकी एप्लीकेशन उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेगी। इज दिस क्लियर? आई बात समझ? सो दिस इज कॉल्ड एज स्केलेबिलिटी। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो वेब एप्लीकेशंस वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो कोड्स होते हैं जो आप इंटरनेट के ऊपर किसी सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। आई रिपीट, वेब एप्लीकेशंस वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आप इंटरनेट पे किसी सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करवाते हैं। मैं अभी आता हूं वेब एप्लीकेशन की डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले यह पढ़ना बहुत जरूरी है कि जो हमने जावा पढ़ी है, हमने कौन सी जावा पढ़ी है? जल्दी जल्दी बताइए। वी हैव लर्न्ड जावा एसई। जावा एसई में जो हम एप्लीकेशंस बनाते हैं वो क्या थी और उनमें प्रॉब्लम क्या थी, है ना? ध्यान से डिस्कशन सुनिएगा। आपको पता होगा जावा एसई में जो आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, जिसे आप कोर जावा भी बोलते हैं, वो आपको बनाने की पावर देती है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। इन कोर जावा वी कैन डेवलप एप्लीकेशंस व्हिच आर कॉल्ड एज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। ये वो एप्लीकेशंस होती हैं जो जिस कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होती हैं, पहले उस कंप्यूटर पे इंस्टॉल की जाती हैं। हाँ या ना? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, यस और नो, है ना? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके कंप्यूटर में चलने वाला कैलकुलेटर, आपके कंप्यूटर में चलने वाला म्यूजिक प्लेयर, या आपके कंप्यूटर में, आप प्रोग्रामर है तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, आपके कंप्यूटर में रन होने वाला आईडीई। आप मानते हैं अगर मुझे अपने लैपटॉप में नेटबीन्स यूज करना है तो मुझे मेरे लैपटॉप में नेटबीन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा? मानते हैं? अगर मेरे लैपटॉप में नेटबीन्स चल रहा है तो मेरे दोस्त के लैपटॉप में नहीं होगा, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब वो भी नेटबीन्स यूज कर पाएगा। मतलब अगर 100 कंप्यूटर्स हैं और सारे 100 कंप्यूटर्स पे मुझे नेटबीन्स चलाना है तो मुझे नेटबीन्स को 100 टाइम्स इन कंप्यूटर्स पे अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ या ना? करना पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके की एप्लीकेशंस जो कस्टमर के कंप्यूटर पे डाउनलोड की जाएं, कस्टमर के कंप्यूटर पे इंस्टॉल की जाएं, तभी उसको अपनी सर्विसेज दे सकती हैं, ऐसी एप्लीकेशंस को अपन बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और मैं इनके लिए एक नाम और आपके लिए ऐड कर देता हूं, दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज सिंगल यूजर एप्लीकेशन। आप बताइए, आप नेटबीन्स को जब अपने कंप्यूटर पे रन करते हैं तो कितने लोग एक साथ नेटबीन्स के अंदर कोडिंग कर सकते हैं? जल्दी बताइए, एक ना? दे कैन बी ओनली वन पर्सन जो एट अ टाइम नेटबीन्स को यूज कर पाएगा। सो दे ऑल आर सिंगल यूजर एप्लीकेशंस, also called as standalone applications, also called as desktop application. Is this point clear to everyone? Right? अब बात आती है, वेरी गुड, अब बात आती है, अगर हमारी एप्लीकेशन सिंगल यूजर एप्लीकेशन है भी तो हमें दिक्कत क्या है?
हमें प्रॉब्लम क्या है, क्या कोई इशू है? अगर एप्लीकेशन सिंगल यूजर एप्लीकेशन है तो बहुत बड़ा इशू है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम जावा एसई में बनाया है और वो आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है, तो क्या आप उसे दुनिया में कहीं भी बैठकर एक्सेस कर लेंगे? जल्दी बताइए, क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। आप इमेजिन करिए, आपने कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में जावा यूज करके बनाया जो 2 नंबरों को ऐड कर रहा है या किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि ये प्रोग्राम आप अपने कॉलेज के कंप्यूटर से एग्जीक्यूट कर पाए? जल्दी बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि आप ये प्रोग्राम अपने ऑफिस के कंप्यूटर से एग्जीक्यूट कर पाए? मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप अपना कोड पेन ड्राइव में ले गए और वहां जाके रन कर दिया, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूं प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में हो और रन करने का कमांड आप अपने कॉलेज के या ऑफिस के कंप्यूटर से दें। ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। यानी जावा एसई की एप्लीकेशन हमेशा लोकली रन होती हैं। मानते हैं? लोकल का मतलब उस कंप्यूटर पे इंस्टॉल की जाएंगी जिस कंप्यूटर पे उन्हें एग्जीक्यूट होना है। यस और नो? राइट? तो ये एप्लीकेशंस किसी भी एंगल से ग्लोबली एक्सेस नहीं हो पाती, ग्लोबली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद जावा एसई एप्लीकेशन। अब अगर आपको लगता है तो सर फिर ऐसा क्या करूं कि मैं प्रोग्राम बनाऊं अपने कंप्यूटर पे, एक्सेस में मेरे कॉलेज से कर लूं? तो सॉल्यूशन है, फिर वो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? वो अपने आप में होनी चाहिए एक वेब एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हैं पूरी दुनिया में किसी भी कंप्यूटर पे बैठकर आप आपके बनाए गए प्रोग्राम को एक्सेस कर सकें, तो फिर आपको उस प्रोग्राम को डेस्कटॉप से कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशंस कहां रन होती हैं? ग्लोबल नेटवर्क पे रन होती हैं। व्हाट इज अ ग्लोबल नेटवर्क? और कुछ नहीं है, वही है जैसे एक आम इंसान अपनी भाषा में इंटरनेट बुलाता है। जैसे एक आम इंसान इंटरनेट बोलता है, उसे हम अपने टेक्निकल वर्ड्स में बोल सकते हैं ग्लोबल नेटवर्क। तो अगर आप अपना जावा में डेवलप करा गया प्रोग्राम इंटरनेट पे रन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं दुनिया में कहीं से भी उस प्रोग्राम को लोग एक्सेस कर सकें, तो आप उस प्रोग्राम को प्रोग्राम नहीं बोलें, आप उसे आज से नया नाम दें और आप कहेंगे कि आप उसे डेवलप करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। अब मैं आता हूं वेब एप्लीकेशन की ऑफिशियल डेफिनेशन पे। अगर कोई आपसे पूछता है वेब एप्लीकेशन क्या है, तो बहुत ज्यादा नॉन टेक्निकल लोग, ध्यान दीजिएगा, वेब एप्लीकेशन को वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, वेब एप्लीकेशन अलग चीज होती है, वेबसाइट अलग चीज होती है। अभी मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखिए, वेब एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिन्हें इंस्टॉल करा जाता है सर्वर कंप्यूटर पे, जिन्हें इंस्टॉल करा जाता है सर्वर मशीन पे, रन होती हैं वो सर्वर मशीन पे, और उनका आउटपुट सर्वर पे नहीं दिखता, उनका आउटपुट उन मशीन पे दिखता है जो मशीन सर्वर से कनेक्टेड है। बेस्ट एग्जांपल सुनिए, जब आप ब्राउजर ओपन करके लिखते हैं www.facebook.com, तो आप भी मानते हैं आपके कंप्यूटर पे फेसबुक नहीं है? जल्दी जवाब दीजिए, क्या फेसबुक आपके कंप्यूटर पे रन हो रही है? नहीं, फेसबुक का कोड रन हो रहा है फेसबुक के सर्वर पे। पर आप मानते हैं आपके सामने फेसबुक का होम पेज खुल जाता है? आप मानते हैं आपके सामने फेसबुक का होम पेज खुल जाता है जब आप फेसबुक को एक्सेस करते हैं? तो फेसबुक का प्रोग्राम कहां पर है? फेसबुक का प्रोग्राम कहां रखा गया है? तो आपने कई बार खुद भी कहा होगा, लोगों को भी कहते हुए सुना होगा कि फेसबुक का प्रोग्राम रखा गया है सर्वर पे। फाइन, अमन का डाउट है हम सर्वर को डिफाइन कैसे करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर्वर दुनिया का कोई भी ऐसा कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, जिसको दूसरे कंप्यूटर्स रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो उस रिक्वेस्ट के कंपैरिजन में कोई ना कोई रिस्पॉन्स भेजता है। आप ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? इस समय जो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप मानते हैं वो आप एक सर्वर के थ्रू सुन रहे हैं? जल्दी बोलिए, जो मैं यहां से डिलीवर कर रहा हूं वो जा रहा है जूम सर्वर पे, जूम सर्वर से आपके पास वो पूरा लेक्चर डिलीवर हो रहा है। अगर जूम सर्वर बीच में से हट जाए तो क्या हम दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे? आप बताइए, अगर ये सर्वर हटा दिया जाए तो विल वी बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर? नो, नॉट एट ऑल। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट पे इंस्टॉल करा जाता है, जिसके ऊपर आप और अपने प्रोग्राम्स डालते हैं, जिन्हें आप वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बुलाते हैं। पूरी दुनिया उस सर्वर से कनेक्ट होती है। वो पूरी दुनिया क्या कहलाती है वेब एप्लीकेशन के टर्म में? वो पूरी दुनिया कहलाती है क्लाइंट। राइट? तो इस समय आप क्लाइंट हैं, क्या कहते हैं? इस समय आप क्लाइंट हैं।
यस, आप इस समय क्लाइंट हैं और ये जो लेक्चर आपको डिलीवर करा जा रहा है, ये लेक्चर डिलीवर करा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द सर्वर। तो जब भी कोई क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ फाइल, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है। दैट मीन्स जो डेटा अवेलेबल करवाए वो अपने आप में सर्वर, जो उस डेटा की डिमांड करे वो अपने आप में हो गया क्लाइंट। जैसे आप यूट्यूब पे विजिट करते हैं तो यूट्यूब के सर्वर पे वीडियोस हैं, जल्दी बोलिए, यूट्यूब के सर्वर पे वीडियोस हैं। आप जब एक्सेस करते हैं यूट्यूब को तो आप यूट्यूब को रिक्वेस्ट देते हैं और यूट्यूब उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में आपको वीडियो भेजता है, जिसे आपका ब्राउजर एक वीडियो प्लेयर में प्ले करके आपको दिखा देता है। सो यूट्यूब अपने आप में हो गया सर्वर मशीन, हम ब्राउजर को अगर यूज कर रहे हैं तो हम अपने आप में हो गए यूट्यूब के क्लाइंट। हाँ या ना, जल्दी बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ? दैट इज सर्वर। लोगों को लगता है सर सर्वर बहुत पावरफुल मशीन्स होती होंगी। हाँ बिल्कुल पावरफुल मशीन्स होती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आपका लैपटॉप भी सर्वर बन सकता है। आपके लैपटॉप को भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करिए, आपके लैपटॉप को एक आईपी एड्रेस मिलेगा और फिर उस आईपी एड्रेस से अगर मैं आपके लैपटॉप से कम्युनिकेट करूं और आपका लैपटॉप मुझे कुछ अवेलेबल करवाए, कोई डेटा, कोई फाइल, कोई इमेज, कोई रिसोर्स, तो आपका लैपटॉप भी अपने आप में बन जाएगा सर्वर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? आया समझ में? सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर वो होते हैं जो कंटेंट डिलीवर करते हैं। सर्वर्स वो होते हैं जो कंटेंट डिलीवर करते हैं, और डिलीवर अपने मन से करते हैं कि मांगने पर करते हैं? डिलीवर अपने मन से करते हैं कि मांगने पर करते हैं? मांगने पर करते हैं। उस मांगने को बोलते हैं रिक्वेस्ट और डिलीवर करने को बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या चलता है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में चलती है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। ये डायग्राम आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझाएगा। आप नोटिस करिए, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है वो सर्वर कंप्यूटर है जिस पे आप अपना प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम, वो क्या लगता है आपको दुनिया के हर कंप्यूटर पे डाला जाएगा या एक कंप्यूटर पे डाला जाएगा? सिर्फ एक कंप्यूटर पे आप इंस्टॉल करेंगे। वो एक कंप्यूटर कौन है? वो एक कंप्यूटर आपका सर्वर कंप्यूटर है। तो फिर आपकी एप्लीकेशन जब सर्वर पे जाएगी तो फिर वो नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह नहीं काम करेगी, वो काम करेगी एज अ वेब एप्लीकेशन। अब अगर किसी को इस वेब एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना है तो उसे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपके सर्वर को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो कनेक्ट करना होता है इसको हम लोग बोलते हैं भेजनी पड़ेगी रिक्वेस्ट। सर्वर क्या करेगा? सर्वर उस एप्लीकेशन को रन करेगा और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है, वो आउटपुट आपके मशीन पे वापस डिलीवर हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? बताऊंगा मैं पोर्ट क्या होता है आगे। जितने भी प्रोग्राम्स सर्वर कंप्यूटर पे रन होते हैं, हर प्रोग्राम को एक आईडी मिलती है। जैसे आप सब अगर एक ही कॉलेज में जाते हैं तो भी आप लोगों को रोल नंबर्स मिलते हैं ताकि कॉलेज आपको आइडेंटिफाई कर पाए आपके रोल नंबर से। ऐसे एक कंप्यूटर पे अगर 10 वेब एप्लीकेशंस चल रही होती हैं तो हर एक को एक एक पोर्ट नंबर मिलता है, उससे उसको आइडेंटिफाई करा जाता है। आई बात समझ में? अभी आगे आएगा व्हाट इज अपैचे टॉमकैट। मैंने कहा ना लास्ट में आप लोग क्वेश्चंस पूछिएगा, ठीक है? धीरे धीरे चलते हैं अपन आगे। चलिए, तो फिलहाल के लिए याद रखिए, ये अपने आप में एक वेब एप्लीकेशन है जो सर्वर कंप्यूटर पे आपने इंस्टॉल करी हुई है। ये सर्वर कंप्यूटर के ऊपर रन होगी और इसका आउटपुट आपको मिलेगा आपके क्लाइंट मशीन पे। तो अब बताइए इन मशीन पे कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है? जो राइट हैंड साइड पे मशीन्स दिख रही हैं उन पे कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है? उन पे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चल रहा है। कौन सा? ब्राउजर। इन कंप्यूटर्स पे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, ब्राउजर। सारे के सारे मशीन वाया ब्राउजर इंटरनेट से कनेक्टेड है। इंटरनेट आपको सर्वर तक का ट्रैफिक देगा, सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट सॉल्व होगी, उसका कुछ रिस्पॉन्स आएगा और वो रिस्पॉन्स वाया इंटरनेट वापस ब्राउजर पे हो जाएगा डिलीवर। जहां भी इस तरीके का कम्युनिकेशन दिखे समझ जाइएगा वहां पर यूज हो रहा है वेब एप्लीकेशन का। आ रही है बात समझ? जल्दी जल्दी बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आ जाते हैं दोनों के बीच के डिफरेंसेस में। एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एक वेब एप्लीकेशन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सी बात है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक बार में एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगी। इसका मतलब 4 कंप्यूटर पे चलाना है तो 4 बार इंस्टॉल होगी। हाँ या ना? हाँ। 10 कंप्यूटर पे चलाना है तो 10 बार इंस्टॉल होगी। हाँ। जबकि एक वेब एप्लीकेशन सिर्फ एक ही बार इंस्टॉल होगी। और कहां इंस्टॉल होगी? वो इंस्टॉल हर कंप्यूटर पे नहीं होगी, वो होगी एक ही बार सिंगल कंप्यूटर पे इंस्टॉल, जिसको बोलते हैं सर्वर।
तो यहां भी गौर करिए, सिंगल इंस्टॉलेशन है लेकिन सिंगल यूजर है डेस्कटॉप में। वेब एप्लीकेशन में इंस्टॉलेशन एक बार होगा लेकिन उसको यूज कई सारे लोग कर पाएंगे जो भी उस मशीन से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, राइट। सेकंड, जब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन में डेटा होता है, डेटा समझते हैं? जल्दी बताइए, डेटा समझते हैं? डेटा मतलब आपके प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट्स, आपके प्रोग्राम के वेरिएबल, इन्हीं में वैल्यू रहती है, इन्हीं में वैल्यू रहती है। प्रोग्राम जब रन होता है तो डेटा इसी में स्टोर करता है, राइट। तो आपका सारा डेटा उसी कंप्यूटर पे रहता है ना जिस कंप्यूटर पे आपका प्रोग्राम चल रहा है, हाँ या ना, राइट। जबकि वेब एप्लीकेशन अगर आप डेवलप करते हैं तो आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं क्लाउड पे। और आप सबको आज की दुनिया में क्लाउड के बेनिफिट्स पता होंगे, ठीक है। नंबर 1, अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है। नंबर 2, बहुत चीप स्टोरेज आपको मिलता है। और क्योंकि क्लाउड है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को। नोटिस करिए, आजकल इंडियन गवर्नमेंट भी आपको डिजी लॉकर दे रही है, आजकल इंडियन गवर्नमेंट भी आपको डिजी लॉकर दे रही है, जिसमें आप अपना लाइसेंस, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्लाउड पे रख सकते हैं। फिर पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएं, आपको उन्हें फिजिकली कैरी करके ले जाने की जरूरत नहीं है, उस क्लाउड से आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये कौन करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड पर स्टोर? आपके डॉक्यूमेंट को क्लाउड पर स्टोर एक वेब एप्लीकेशन ही करेगी। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये होगा इनके बीच का सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, अभी बताइए, एट प्रेजेंट जावा का करंट वर्जन कौन सा है? एट प्रेजेंट जावा का करंट वर्जन जावा 15 है। आप सबको पता होगा मार्च 2021 में जावा 16 आएगा, मार्च 2021 में जावा 16 आएगा, बिल्कुल। दैट मींस अगर आप मार्च 2021 के अंदर कोई एप्लीकेशन क्लाइंट को डिलीवर करते हैं और उस क्लाइंट के पास जावा 15 है और आपने जावा 16 में कोड लिखा है, तो आपको उसके कंप्यूटर को अपग्रेड करना पड़ेगा। जल्दी बोलिए, करना पड़ेगा? और सिर्फ उस बंदे के कंप्यूटर को अपग्रेड करना पड़ेगा या सबके कंप्यूटर को अपग्रेड करना पड़ेगा जिन जिन पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है? सबके कंप्यूटर को आप अपग्रेड करेंगे। जबकि नोटिस करिए, अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और जावा का नया वर्जन आता भी है तो क्या ब्राउजर अपडेट होगा? जल्दी बोलें, नहीं, ब्राउजर अपडेट नहीं होगा। अपडेट सिर्फ सर्वर पे जो आपने जेआरई डाला हुआ है वो होगा। जो सर्वर के अंदर जावा के कंपोनेंट्स डाले हैं वो कंपोनेंट अपडेट होंगे, अपग्रेड होंगे। क्लाइंट्स को अपग्रेड होने की कोई जरूरत नहीं है। तो वेब एप्लीकेशन में अपग्रेडेशन भी एक सिंगल कंप्यूटर पे होता है, जबकि डेस्कटॉप में सबको अपग्रेड करना पड़ेगा। यस और नो? है ना? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आप मानते हैं जिस कंप्यूटर पे एप्लीकेशन चलेगी वहां जेआरई होना चाहिए? याद है आपको? जावा एप्लीकेशंस अगर जावा एसई में डेवलप हुई हैं तो वो रन बिना जेआरई के नहीं होती, हाँ या ना? है ना? लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें तो जेआरई के लिए अच्छी खासी रैम चाहिए, अच्छी खासी सीपीयू पावर चाहिए, हाँ के ना? क्या मैं 1 GB के रैम पे जेआरई चला लूंगा? नहीं चला लूंगा। जेआरई के लिए मुझे कम से कम 2 GB की रैम चाहिएगी, कुछ एक स्पेस चाहिएगी हार्ड डिस्क पे, यानी कंप्यूटर मेरा थोड़ा सा मॉडर्न कंप्यूटर होना चाहिए, फाइन। लेकिन अगर मैं एक वेब एप्लीकेशन बना रहा हूं तो आप बताइए, सर्वर जरूर मॉडर्न होना चाहिए, सर्वर में खूब सारे रिसोर्सेज और पावर होनी चाहिए, बट मेरा क्लाइंट कंप्यूटर तो एक नॉर्मल कंप्यूटर भी हो सकता है ना, जिसपे सिर्फ एक डेस्कटॉप हो, राइट। तो एक लो एंड कंप्यूटर से भी आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। जावा से रिलेटेड कोई कंपोनेंट आपको क्लाइंट पे नहीं डालना पड़ेगा, ये बात मानते हैं? जावा से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट आपको क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। डू यू एग्री टू दिस? These are some core differences between desktop applications and web application. बिल्कुल, फेसबुक का डेटा, गूगल का डेटा, इन सब के डेटा सेंटर्स होते हैं और इन सब का डेटा चंदा इनके डेटा सेंटर्स पे स्टोर होता है, इनके लोकल कंप्यूटर या सर्वर पे नहीं होता है, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है किसी भी वेब एप्लीकेशन में कितनी लेयर्स होती हैं, कितने डिविजन्स होते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप की जाती है, हर वेब एप्लीकेशन में आपको मिलेंगी मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल टीयर्स। वैसे तो ये टीयर्स 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, बट ब्रॉडली अगर अपन बात करें तो किसी भी वेब एप्लीकेशन में
3 टीयर्स आपको मिलते हैं। 3 पार्ट्स में एक वेब एप्लीकेशन डिवाइड होती है। क्या क्या होते हैं 3 पार्ट्स? पहला होता है क्लाइंट टियर। क्या क्या कहलाता है क्लाइंट टियर? यही क्लाइंट टियर है जिसे आप लोग फ्रंट एंड, सुना है आपने ये नाम? Have you heard ever? Have you heard this word ever? Very good. फ्रंट एंड, इसी को आप लोग बुलाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, और इसी को आप लोग बुलाते हैं यूआई। यूआई का फुल फॉर्म जल्दी जल्दी बोलिए। यूआई का फुल फॉर्म, यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। तो ये आपकी फर्स्ट लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज क्लाइंट लेयर। इसी वेब एप्लीकेशन की सेकंड लेयर होती है मिडिल टीयर, और थर्ड लेयर होती है डेटा टीयर। मिडिल टीयर और डेटा टीयर मिलकर बनाती है बैकएंड, और जो क्लाइंट टीयर होती है वो अपने आप में बनाती है फ्रंट एंड। और आपको किसी भी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते वक्त इन तीनों लेयर्स पे काम करने की जरूरत पड़ती है, फ्रंट एंड पे भी, मिडिल टीयर पे भी, और बैक एंड पे भी। बैक एंड मतलब डेटा टीयर पे भी। अब जरा खुल के इन तीनों टीयर्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं, कौन सा टीयर अपने आप में क्या करता है। ध्यान से देखिएगा। जो आपका पहला टीयर होता है विच इज कॉल्ड एज, ये वो होता है जो एंड यूजर को नजर आता है, जो एंड यूजर देख रहा होता है, यानी जो उसके स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब कुछ क्लाइंट टीयर से जनरेट होता है, वो सब कुछ क्लाइंट टीयर से आता है। तो इसका मतलब जब आप अमेजोन का होम पेज ओपन करते हैं तो जो दिखता है वो फ्रंट एंड है? जल्दी बोलिए यस और नो। जब आप अमेजोन ओपन करते हैं, फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, तो जितनी फोटोज, जितने एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखते हैं, जितना टेक्स्ट लिखा हुआ दिखता है, वो सब फ्रंट एंड है। यस, जो आप देख रहे हैं, जिसे आप व्यू कर रहे हैं, ऑल सच कंटेंट इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड कंटेंट, राइट। लेकिन ये फ्रंट एंड कंटेंट क्या फ्रंट एंड पे प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, ये फ्रंट एंड कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम बैक एंड। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या आपके कंप्यूटर पे रखी हुई है? नहीं, किसी प्रोडक्ट की प्राइस आपके कंप्यूटर पे नहीं है। वो प्रोडक्ट की प्राइस है डेटाबेस में। उस डेटाबेस से उस प्राइस को पुल करा है मिडिल टीयर ने, और मिडिल टीयर ने वो प्राइस फिर फ्रंट एंड टीयर को दी है, और फ्रंट एंड टीयर ने उसको कर दिया है डिस्प्ले। यानी डेटा टीयर डेटा होल्ड करता है, मिडिल टीयर उसके ऊपर बिजनेस लॉजिक लगाती है, और फ्रंट एंड टीयर उसको करता है शो। आपको लग रहा होगा सर बिजनेस लॉजिक मतलब? बिजनेस लॉजिक मतलब आजकल सेल चल रही है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, इन सब पे खूब सेल्स चल रही हैं। जब ये सेल ऑर्गेनाइज करते हैं तो किसी प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं? करते हैं। फिर वो डिस्काउंट के डेज ये लोग कम ज्यादा करते हैं। अगर सेल कम हुई तो डिस्काउंट के डेज बढ़ाना, डिस्काउंट का अमाउंट बढ़ाना, ये सब क्या कहलाता है? ये सब प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहलाता है बिजनेस लॉजिक। तो ये डिस्काउंट कैसे दिया जाएगा, कितने अमाउंट का होगा, कितने दिनों तक सेल चलेगी, ये कोडिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि नहीं? कोडिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तभी तो दिखेगा 2 days लेफ्ट, 2 hours लेफ्ट ऑन दिस प्राइस, 2 pieces लेफ्ट, ऐसा करके आता है स्क्रीन पे। दिस ऑल इज कमिंग फ्रॉम द मिडिल टीयर। ये आपको मिडिल टीयर देने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक। तो जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है मिडिल टीयर के द्वारा। डेटा को रखकर कौन बैठा हुआ है? डेटा को रखकर बैठा हुआ है डेटा टीयर। लेकिन एंड यूजर को कौन दिखाएगा? एंड यूजर को ये दिखाया जाएगा फ्रंट एंड से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तीनों का रोल अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट? दिस होल आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। एक डायग्राम मेरी बात को और अच्छे से समझाएगा। अब आप बताइए, हम एज अ यूजर इनमें से कौन सी टीयर से इंटरेक्ट करते हैं? एज अ यूजर हम इंटरेक्ट करते हैं इस टीयर से, विच इज कॉल्ड एज GUI। हमें जो स्क्रीन दिखती है वो फर्स्ट लेयर की दिखती है। फिर हम अपना डेटा फिल करते हैं, डेटा फिल करके हम बटन क्लिक करते हैं। जब बटन क्लिक करते हैं तो डेटा जाता है सेकेंड वाली लेयर के पास, जहां पर बिजनेस लॉजिक लगाया जाता है। इस लॉजिक के बेसिस पर डेटाबेस से कुछ कम्युनिकेशन होता है, डेटाबेस कुछ रिजल्ट्स देता है, वो रिजल्ट बिजनेस लॉजिक के पास आते हैं, वो उसे फॉर्मेट करता है ताकि प्रेजेंटेबल वे में डिस्प्ले करा जाए, और उसे डिस्प्ले करने का काम करता है, उसे डिस्प्ले करने का काम फिर आपका ब्राउजर करता है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ, राइट? जैसे आपने अमेजोन पे जाकर कोई मोबाइल फोन सर्च करा, अगर आपने मोबाइल फोन सर्च करा तो आपने मोबाइल फोन का नाम कहां पर लिखा? मिडिल टीयर पे, डेटा टीयर पे, के ब्राउजर में? आपने एज अ कस्टमर मोबाइल फोन का नाम ब्राउजर विंडो में लिखा। ब्राउजर विंडो ने मोबाइल फोन का नाम किसको पास ऑन कर दिया? ब्राउजर विंडो ने मोबाइल फोन का नाम पास ऑन कर दिया मिडिल टीयर को।
ने ओरेकल से बात करी, MySQL से बात करी, किसी डेटाबेस से बात करी कि ये मोबाइल फोन की डिटेल्स दो, डेटाबेस वो डिटेल्स मिडिल टीयर को देगा, फिर मिडिल टीयर उसे शो करेगी ऐसे, फॉर्मेट करेगी ऐसे कि उसका प्रेजेंटेबल व्यू बने, वो प्रेजेंटेबल व्यू भेजा जाएगा फ्रंट एंड को और फ्रंट एंड उसको शो कर देगा। आ रही है बात समझ? तो आप मानते हो एक सक्सेसफुल वेब एप्लीकेशन डेवलपर के लिए तीनों लेयर की नॉलेज होना जरूरी है? आप मानते हो एक सक्सेसफुल वेब एप्लीकेशन डेवलपर के लिए तीनों लेयर की नॉलेज होना जरूरी है? और जब आप तीनों लेयर पे काम करना जानते हो तब आप समझ जाओ आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे फुल स्टैक डेवलपर, राइट? ऐसा डेवलपर जिसे बिजनेस लॉजिक जावा में कोड करना आता हो, ऐसा डेवलपर जिसे एसक्यूएल के थ्रू डेटा पुल करना भी आता हो, ऐसा डेवलपर जो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट लगाकर उस डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में यूजर के सामने डिस्प्ले कर सके। जब ये तीनों चीजें एक ही डेवलपर हैंडल कर लेता है तो वो डेवलपर अपने आप में क्या बन जाता है? वो बन जाता है अपने आप में फुल स्टैक डेवलपर। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। ये एक डायग्राम जो मेरी बात को और अच्छे से आपको समझाएगा। ठीक, तो अब बताइए इसमें कस्टमर कहां बैठा है? इस पूरे डायग्राम में कस्टमर किधर है? कस्टमर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा, राइट? कस्टमर अपने ब्राउजर के अंदर डेटा फिल कर रहा है, ब्राउजर ये डेटा लेकर सर्वर को पास कर रहा है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये पूरा सर्वर साइड वाला पार्ट है, राइट? ब्राउजर भेजेगा सर्वर को रिक्वेस्ट, सर्वर इस रिक्वेस्ट को लेकर प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग के दौरान सर्वर को डेटा डेटाबेस से पुल करने की जरूरत पड़ सकती है, वो डेटा ये डेटाबेस से पुल करेगा, उस डेटा को ये प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके रिस्पॉन्स ब्राउजर के पास आएगा। ब्राउजर क्या करेगा? रिस्पॉन्स एंड यूजर को शो कर देगा। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? This whole thing, this whole communication represents the interlinking of three layers. अब बात आती है कौन सी लेयर पे कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सी लैंग्वेज यूज होगी। तो पढ़ते चलिए। जो आपकी फ्रंटियर है, जो आपका फ्रंट एंड है, उस पे यूज होंगी तीन लैंग्वेजेस, तीन टेक्नोलॉजीज। कौन कौन सी लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज? नंबर 1 HTML, नंबर 2 CSS, नंबर 3 जावास्क्रिप्ट। सबका अलग अलग रोल है कि एक ही रोल है? वेरी गुड, सबका अलग अलग रोल है। हर एक का रोल दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, कोई कॉमन रोल इनका नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ये तीनों के तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करते हैं का मतलब समझ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं का मतलब एक का काम दूसरे के बिना नहीं चलता है। तो HTML क्या करती है? HTML आपके वेब पेज पे कंपोनेंट्स जनरेट करती है। कंपोनेंट जनरेट करती है मतलब बटन, पैराग्राफ, टेक्स्ट बॉक्सेस, दे ऑल आर जनरेटेड बाय HTML, राइट? CSS क्या करती है? CSS उन्हें प्रेजेंटेबल बनाती है, सुंदर बनाती है, उनका ब्यूटिफिकेशन करती है ताकि वो एंड यूजर के सामने ज्यादा बेटर नजर आए, राइट? और JS अपने आप में क्या करती है? JS आपके इन कंपोनेंट्स को एक्शन में लाती है, आपके इन कंपोनेंट्स को बिहेवियर देती है। मेरी बात एक डायग्राम से आप समझिए, ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम, ये YouTube का आउटपुट है। जल्दी बताइए, ये YouTube का आउटपुट है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इस आउटपुट को देख के मुझे बताइए ये YouTube का जो बटन है, लोगो, ये लोगो कहां से आया? तो ये लोगो लाने का काम HTML ने करा। लेकिन ये लोगो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, ये कौन हैंडल कर रहा है? ये लोगो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, ये हैंडल CSS कर रही है। ये CSS का काम है कि ये लेफ्ट पे दिखे, सेंटर पे दिखे, नीचे दिखे, राइट पे दिखे। और अगर मैं इस लोगो पे क्लिक करूं और इस पे क्लिक करने पर कोई एक्शन ये पर्टिकुलर साइट परफॉर्म करे तो वो एक्टिविटी करी जाएगी यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ऐसे ही गेस करिए, ये जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है ये HTML लाई है? जल्दी बोलो, ये टेक्स्ट बॉक्स HTML लाई है? हाँ। ये टेक्स्ट बॉक्स सेंटर में देखिए, ये CSS का काम है। हाँ। और जब आप इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखते हो तो जो लिखते हो उससे रिलेटेड आपको आइटम्स नजर आते हैं। जैसे आपने यहां लिखा जे, तो जे से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स दिखेंगे। ये कौन कर रहा है हैंडल? ये हैंडल करने का काम जावास्क्रिप्ट कर रही है, राइट? तो जावास्क्रिप्ट साइट में एक्शंस लाती है, CSS साइट को सुंदर बनाती है और HTML साइट में कंपोनेंट लाती है। आ रही है बात समझ?
पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसलिए आपको इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा और याद रखिएगा इन तीनों का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, चाहे आप दुनिया में किसी भी टेक्नोलॉजी में वेब एप्लीकेशन बना लें। यानी अगर आपको लगता है सर मुझे पाइथन आती है, क्या तो भी मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी अगर वेब एप्लीकेशन बनाता हूं? तो बिल्कुल सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप बैक एंड पे चॉइस ले सकते हो। आपको जावा आती है तो आप बैक एंड वाला काम जावा डबल ई में करो, आपको पाइथन आती है तो बैकएंड वाला काम आप जेंगो में करो, कुछ भी नहीं आता है तो बैकएंड वाला काम PHP सीख के आप कर लो। लेकिन जो फ्रंट एंड वाला काम है उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सबको फ्रंट एंड में ये तीनों चीजें सीखनी पड़ती हैं। कौन सी तीनों चीजें जल्दी बताइए? HTML, CSS, JavaScript। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट, दिस इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड पार्ट। अब बात आती है बैक एंड पार्ट क्या होता है। बैक एंड पार्ट वो होता है जो आपको नजर नहीं आता है, जो एज अ यूजर आपको दिखता नहीं है, क्योंकि आपको तो दिखता है, वो दिखता है सिर्फ फ्रंट एंड वाला पार्ट। तो जो सर्वर पे कोड रन हो रहा है, जहां बिजनेस लॉजिक लगा हुआ है, जहां डेटाबेस से कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सारा का सारा पार्ट होता है बैक एंड। तो बैक एंड क्लाइंट को नहीं दिखता, जल्दी बताइए हाँ या ना? बैकएंड क्लाइंट को नहीं दिखता, नहीं दिखता। क्लाइंट को सिर्फ फ्रंट एंड वाला पार्ट दिखता है, लेकिन जो डेटा फ्रंट एंड दिखा रहा है वो बैकएंड से ही आता है। यस, जो डेटा फ्रंट एंड दिखा रहा है वो सारा डेटा आ रहा होता है फ्रॉम बैकएंड। इमेजिन करिए जब आप जीमेल में लॉगिन करते हैं तब क्या क्या होता होगा। तो रिकॉल करिए, आपके सामने जीमेल का लॉगिन पेज आता है। लॉगिन पेज में आप यूजर आईडी और पासवर्ड लिखते हैं, ये फ्रंट एंड है। यस, ये यूजर आईडी पासवर्ड जहां लिखा वो फ्रंट एंड है। फिर आप एक बटन दबाते हैं लॉगिन, तो आपका ये यूजर आईडी और पासवर्ड आप मानते हैं जीमेल के सर्वर पे जाता होगा? जाता होगा। जीमेल के सर्वर पे कोई कोड लिखा होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। जीमेल के सर्वर पे कोई कोड लिखा होगा? हाँ। कौन सी लैंग्वेज में? वो लैंग्वेज जीमेल की अपनी लैंग्वेज हो सकती है, वो पाइथन हो सकती है, वो जावा हो सकती है, गो हो सकती है, PHP हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इन लैंग्वेज को सर्वर साइड लैंग्वेज बोलते हैं। इन लैंग्वेजेस को सर्वर साइड लैंग्वेज बोलते हैं। यस, दे आर कॉल्ड एज सर्वर साइड लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेज का कोड आपकी यूजर आईडी पासवर्ड लेगा, डेटाबेस से वेरीफाई करेगा। जल्दी बोलिए, डेटाबेस से वेरीफाई करेगा कि ये आईडी और पासवर्ड मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर मैच कर रहे हैं तो वो मान लेगा लॉगिन एक्सेप्टेड, और आपको फ्रंट एंड पे लॉगिन एक्सेप्टेड का मैसेज मिलेगा, या आप देखेंगे आप अपने इनबॉक्स पे चले जाएंगे। तो ये जो भी कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, ये पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। लेकिन आईडी का वेरिफिकेशन फ्रंट एंड नहीं कर रहा है, आईडी का वेरिफिकेशन करने का काम बैक एंड कर रहा है। इज दिस क्लियर? आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? ये डायग्राम मेरी बात और अच्छे से आपको समझा देगा। जो दिख रहा है एंड यूजर को सुंदर सुंदर, वो फ्रंट एंड है। जो अगली पार्ट है, जो नहीं दिख रहा है, जिसमें ज्यादा मेहनत है, वो बैक एंड वाला पार्ट है। राइट, तो जो चट्टान के पीछे छुपा है, जिसको देखते ही बेहोश हो जाए इंसान, वो बैक एंड है। सो बड़े बड़े कोड, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट सब बैक एंड पे रहता है। जो सुंदर सा UI वाला पार्ट है वो रहता है ऑन फ्रंट एंड। तो ये पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। ये ये पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बैक एंड है। गॉट द पॉइंट? थीम समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस कोर्स में? तो हम लोग इस कोर्स में दोनों पढ़ेंगे। दोनों पढ़ेंगे तभी हम अपने आप को कह पाएंगे, अपने रेज्यूमे में लिख पाएंगे दैट वी हैव लर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि आपको ये दोनों चीजें मैं कराऊंगा, इसलिए आप अपने आप को अपने रेज्यूमे में कह पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे कहीं पे कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट करना जानते हैं। फुल स्टैक माने यू ऑल्सो नो हाउ टू वर्क ऑन द क्लाइंट एंड, यू ऑल्सो नो हाउ टू वर्क ऑन द सर्वर एंड। ठीक है, अब आता है एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन, व्हाट इज अ वेब सर्वर। मैंने आपसे कहा वेब एप्लीकेशन कहां पर इंस्टॉल होती है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सर्वर पे इंस्टॉल होती है, राइट। अब सर्वर पे जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो कोई सॉफ्टवेयर चाहिएगा जो उस एप्लीकेशन को रन करे। जैसे याद करिए, आपकी कोर जावा एप्लीकेशंस को क्या JVM रन नहीं करता? आप मानते हैं आपकी कोर जावा एप्लीकेशंस को JVM रन करेगा, राइट? ऐसे सर्वर पे JVMs नहीं होते हैं। सर्वर के JVM को हम लोग JVM ना बुलाकर जावा की वोकैबुलरी में या वेब एप्लीकेशन की वोकैबुलरी में बुलाते हैं
वेब सर्वर। क्या करते हैं वेब सर्वर? वेब सर्वर रिक्वेस्ट लेते हैं, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है कि वेब सर्वर हार्डवेयर है? वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो सर्वर कंप्यूटर के ऊपर डाला जाता है। इस सॉफ्टवेयर का काम होता है रिक्वेस्ट लेना, वेब एप्लीकेशन को रन करना और रन करने के बाद आउटपुट यूजर के स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना या जनरेट करवाना। जैसे गूगल का वेब सर्वर, आप मानते हैं बहुत हेवीली लोडेड सर्वर होगा, बहुत ज्यादा बिजी सर्वर होगा। क्यों? क्योंकि गूगल, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो गूगल पे 63,000 सर्चेस एक सेकंड के अंदर आती हैं। इतना ज्यादा डेटा गूगल के सर्वर को प्रोसेस करना है, तो एक इंसान के बस की तो बात नहीं है ना इन रिक्वेस्ट को रिसीव करके रिस्पॉन्स देना। तो एक सॉफ्टवेयर ही ये काम कर सकता है। दैट सॉफ्टवेयर इन वेब टर्मिनोलॉजी इज बेसिकली कॉल्ड एज अ वेब सर्वर। समझ में आई बात? तो सर्वर कंप्यूटर मतलब हार्डवेयर, वेब सर्वर का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर जो रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पॉन्स देता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? हुआ क्लियर? राइट, ठीक है। अब वेब सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर 24x7 सर्वर कंप्यूटर पे अप रहता है। नंबर 2, वेब सर्वर का काम है क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को रिसीव करना। वेब सर्वर का काम है उस रिक्वेस्ट को रिसीव करके एप्रोप्रिएट वेब एप्लीकेशन को रन करना, वेब एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स लेना और रिस्पॉन्स को वापस क्लाइंट को डिलीवर कर देना। दैट इज द रोल ऑफ अ वेब सर्वर। तो अगर आप बहुत ब्रॉड टर्म्स में बोलें तो ये वही रोल प्ले करता है जो जेवीएम करता है। जेवीएम का भी तो काम यही होता है ना कि जावा एप्लीकेशन को लोड करना, जावा एप्लीकेशन को रन करना, जावा एप्लीकेशन का आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना। तो बस सर्वर वाले जेवीएम को हम जेवीएम नहीं बुलाते, उसकी जगह हम लोग टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं एंड दैट टेक्निकल वर्ड इज कॉल्ड एज वेब सर्वर। ये एक डायग्राम मेरी बात को और क्लैरिफाई करेगा। नोटिस करिए, ये आपका इंटरनेट, राइट? ये आपकी क्लाइंट मशीन है सारी की सारी, ये आपकी सर्वर मशीन है। इस सर्वर मशीन में दो सॉफ्टवेयर्स हैं, एक आपका एप्लीकेशन है जिसे हम बोल रहे हैं वेब एप्लीकेशन, और एक आपका वेब सर्वर। नहीं, जेवीएम वेब सर्वर नहीं है, JEE का वेब सर्वर है जो आपकी वेब एप्लीकेशन को रन करेगा, राइट? आप ये बोल सकते हो JEE वाले जेवीएम को वेब सर्वर बोलते हैं। बहुत लेमन टर्म्स में आप ये बोल दो, JEE एप्लीकेशंस को रन करने वाला जेवीएम या JRE अपने आप में कहलाएगा वेब सर्वर। अभी क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर मुझे अपने लैपटॉप को सर्वर बनाना है तो इस पे वेब सर्वर डालना पड़ेगा। जल्दी बोलिए। यस, अगर मुझे अपने लैपटॉप को सर्वर बनाना है तो मुझे उस पे वेब सर्वर डालना पड़ेगा। और वेब सर्वर अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए होंगे। हाँ, जावा का वेब सर्वर अलग होगा, जैंगो का वेब सर्वर अलग होगा, PHP का वेब सर्वर अलग होगा, क्योंकि हर एक सर्वर को उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को रन करना पड़ता है। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी अबाउट वेब सर्वर। बहुत शॉर्ट स्टोरी है, बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे जब आप सर्वर एंड पे इसको डेवलप करना सीखेंगे। कौन कौन है जावा के पॉपुलर वेब सर्वर्स? तो मैं आपको बता दूं, जावा बेस्ड पॉपुलर सर्वर्स में टॉमकैट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव ग्लासफिश, देन वी हैव वेबलॉजिक, वेबस्फीयर, जेबॉस। हम लोग इस कोर्स में किसे यूज करेंगे? हम लोग इस कोर्स में यूज करेंगे अपैचे टॉमकैट को। क्यों यूज करेंगे अपैचे टॉमकैट को? क्योंकि ये सबसे लाइट वेट सर्वर है। लाइट वेट समझते हैं, ज्यादा लोड आपके कंप्यूटर पे नहीं डालेगा। नंबर 2, लाइट वेट होने के साथ साथ फ्री भी है। फ्री का मतलब भी समझ रहे होंगे, आपको कोई पैसा टॉमकैट डाउनलोड करने और यूज करने का पे नहीं करना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं वो पेड होंगे। हाँ, इनमें से मैक्सिमम सर्वर्स पेड हैं। आप अगर इन्हें यूज करेंगे तो आपको अपनी तरफ से इनका पे करना पड़ेगा। ठीक है, अपैचे इज अ कंपनी डेफिनेटली। सौरभ, अपैचे कंपनी है और अपैचे कंपनी के सर्वर का नाम उन्होंने डाला है टॉमकैट। पॉइंट क्लियर हुआ? बात समझ आई? ठीक है, चलिए अब मैं आपको कोर्स आउटलाइन बता दूं, क्या क्या इस कोर्स में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नंबर 1, इस कोर्स में आप सारे 3 टीयर्स पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 टीयर? क्लाइंट टीयर, बिजनेस टीयर यानी मिडिल टीयर, और डेटा टीयर। डेटा टीयर का मतलब एसक्यूएल नहीं, डेटा टीयर का मतलब एसक्यूएल से कम्युनिकेशन, डेटाबेस से कम्युनिकेशन। क्लाइंट टीयर में क्या क्या कवर होगा? टेक्नोलॉजीज की लिस्ट आपके सामने है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, Ajax, बूटस्ट्रैप। देन सर्वर एंड पे क्या क्या कवर अप होगा? सर्वर एंड पे सर्वलेट्स, JSP, ये सब होगा।
और जेडीबीसी का कंप्लीट पार्ट कवर अप होगा, ठीक है। और क्योंकि सिलेबस बड़ा है इसलिए मैं दोनों चीजें आपको पैरेलल पढ़ाऊंगा, ये भी समझ रहे हैं। हाँ, बूटस्ट्रैप भी फ्रेमवर्क होता है, बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का फ्रेमवर्क होता है, बात समझ आ रही है। ओके, तो मैं आपको दो चीजें पैरेलल पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट और आपका जेडीबीसी वाला पार्ट एक साथ चलेगा। आ रहा है समझ, पॉइंट क्लियर हो रहा है। हाँ, दोनों में आपको पैरेलल लूंगा, राइट। अभी मत सोचिए कि सर एजेक्स क्या है और बूटस्ट्रैप क्या है, ये सब आगे की चीजें हैं। जब आप थोड़ा सा फ्रंट एंड समझने लग जाएंगे तब पता चलेगा आपको एजेक्स क्या है और बूटस्ट्रैप क्या है और जेक्वेरी क्या है। अभी सिर्फ तीन चीजों पे फोकस करना है। कौन सी तीन चीजें? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। शुरुआत हम इनसे करेंगे। तो मैं आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक साथ पैरेलली पढ़ाऊंगा। अब आपकी अगली क्लास कब है? आपकी अगली क्लास ट्यूसडे को है। ओके, ट्यूसडे को कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे क्या होगा? 8 बजे मैं आपको HTML पढ़ाऊंगा और HTML के बाद हम कंटिन्यू करेंगे विद JDBC। आ रही है बात समझ? हो रहा है क्लियर? ठीक है, चलिए। तो मैं कोर्स की आउटलाइन आपको दे दी है। कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, कोर्स में क्या क्या होगा। ड्यूरेशन अराउंड 55 आवर्स है। जो आपका कोर्स कवर होगा वो, जैसा मैंने कहा, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को लेकर होगा। और एंड ऑफ द कोर्स आपको मिलेगा एक प्रोजेक्ट। मिलेगा मतलब डेवलप करेंगे अपन, मैं बना के नहीं दूंगा। प्रोजेक्ट की क्लासेस होंगी जिसे आप ज्वाइन करेंगे, जिसे आप सीख कर पैरेलली मेरे साथ प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? राइट, यस, ओके। तो ये आपका कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, एडमिन है इस समय, ग्रुप एडमिन अवेलेबल है। परमजी सर अवेलेबल हैं आप? हाँ बिल्कुल, जीरो लेवल से होगा, डोंट बॉदर। राइट, ठीक है। चलिए, तो अब आपको कब आना है? नेक्स्ट आपको आना है ट्यूसडे 8 o'clock। उसी दिन फिर मैं आपको फी और बाकी डिटेल्स बताता हूं, ठीक है। हाँ, संडे को भी आपकी मैं बता दूंगा। मैं ट्यूसडे को शेड्यूल और क्लियर कर दूंगा। अभी आप ध्यान रखें, आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? अभी आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है ट्यूसडे, राइट। ये आपका शेड्यूल है, अच्छे से इसकी पिक ले लीजिए। ट्यूसडे 27 को आपकी नेक्स्ट क्लास है 8 PM पे HTML। उसके बाद में कंटिन्यू करूंगा JDBC। राजशेखर इसके बाद होगा, ऑलरेडी हाइबरनेट का बैच चल रहा है। हाइबरनेट के बैच के बाद आपको स्प्रिंग का मिलेगा, ठीक है। सो मीट ऑन ट्यूसडे 8 PM, ओके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।